नमस्कार, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल पे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र बहुत खूबसूरत चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन आए दिन इस पे कटाक्ष किया जाता है कि भाई ये खत्म होने वाला है या फिर जो आने वाली सरकार है इसको खत्म कर देगी। और जो इस तरीके के इल्जाम है ना वो लगाया जाता है वामपंथी यूट्यूबर्स द्वारा। वामपंथी यूट्यूबर्स मतलब ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, आकाश बनर्जी, रोहिणी सिंह और भी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आइए आज शांति से समझते हैं क्या वाकई में लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है या फिर संविधान को बदला जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या भारत में वाकई संविधान को बदला जा सकता है? तो इस तरीके का सवाल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी संविधान को पढ़ा भी ना हो। अभी मैं आपको एक पॉडकास्ट की क्लिप दिखाने वाली हूँ जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या वाकई में भारत के संविधान को बदला जा सकता है। क्या भारत का संविधान खतरे में है? आप तो संविधान विशेषज्ञ है, आपको तो चीफ जस्टिस भी नाम लेकर बुलाते हैं और बड़ी इज्जत से सुनते हैं आपको। बताइए क्या ये किताब खतरे में है? कोई खतरे में नहीं। कैसे कह रहे हैं? कोई खतरे में। कैसे कह रहे हैं आप? जिन लोगों ने संविधान की 2 आर्टिकल नहीं पढ़ी है वो लोग बता रहे हैं आपको संविधान खतरे में है। जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है वो लोग नहीं बता रहे संविधान खतरे में। ओके। संविधान में प्रोविजन है कि संविधान खतरे में नहीं रखने का संविधान में प्रोविजन है। हमारे संविधान में कोई प्रोविजन बताइए जिसके तहत संविधान को उलट फेर करके दोबारा से नया संविधान लिखने का कोई प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है। नहीं, आर्टिकल्स चेंज तो हो सकते हैं, आर्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, अमेंडमेंट की प्रोसीजर है, आर्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स में पिछले 75 सालों का इतिहास हमने देखा है। संविधान में इतनी सारी अमेंडमेंट आई है, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स आई है। आप मुझे एक अमेंडमेंट बताइए जिसकी वजह से संविधान को खतरा पहुंचे। एक अमेंडमेंट। और इवन आर्टिकल 368 में भी प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर यूनियन जुडिशियरी, स्टेट जुडिशियरी, फिर उसमें जो स्टेट यूनियन रिलेशनशिप विद लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फिर 7th शेड्यूल, फिर आप जो आर्टिकल 73 है जो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 162 है जो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। ये जो बेसिक जो कोर आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी कोर आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बदलने के लिए बहुत कठिन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कठिन प्रोसेस। और वो कठिन प्रोसेस से हमारा संविधान इतना ड्यूरेबल हो चुका है 75 सालों में कि संविधान इस देश में कंसेंसस है कि संविधान इस देश में रहेगा। संविधान को बदलने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में सुधार। अभी जो आपने ये पॉडकास्ट की क्लिप सुनी वो दिलीप मंडल की है जो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। अब आदिवासी समुदाय से आया हुआ व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बनता है और आदिवासी समुदाय के लोग ही कहते हैं कि भाई इस देश के संविधान को नहीं बदला जा सकता। तो मेरा सवाल है उन वामी यूट्यूबर से कि वो किस बिहाफ पे कहते हैं कि संविधान को बदला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि कह रहे हैं कि भाई इस देश के संविधान को बदला जा सकता है या लोकतंत्र खत्म हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव राठी जी की। अब ये ध्रुव राठी है कौन? तो ये जर्मन में रहने वाले एक यूट्यूबर हैं जो कि आए दिन भारत के लोकतंत्र पे वीडियो बनाते रहते हैं। अब इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आती है तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही शुरू हो जाएगी। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, बहुत कॉमन सा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल में अभी तक इतना ताकत नहीं था कि वो लोकतंत्र को खत्म कर सके, संविधान को बदल सके? पूर्ण बहुमत से चुन के आई थी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, लेकिन फिर भी 10 साल में नहीं खत्म कर पाया। लेकिन हाँ, अगले 5 साल में ये खत्म कर देंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है भाई कि एक चाय वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है और आगे अगर राहुल गांधी भी अच्छा काम करेगा तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति और तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है कि मुद्दे के नाम पे तुमको सिर्फ लोकतंत्र को खतरा बताना ही रह गया है। ध्रुव राठी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आए दिन वीडियो बनाते रहते हैं और ये क्लेम भी करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करूं अपने वीडियोस में, आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स आपको समझाऊं, रामायण से जो सीख मिली है उस पर 2 डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, भगवत गीता के मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाऊं, तो मेरे को ये लोग एंटी हिंदू घोषित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? लेकिन पिछले 1 महीने से इन्होंने जो वीडियो बनाई है वो कहीं से कहीं तक भी इंफॉर्मेटिव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरा ध्रुव राठी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का इतना ज्यादा शौक है तो चलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ कि इन विषयों पे आपने ये वीडियो क्यों नहीं बनाई। निकिता तोमर केस, जिसमें एक समुदाय व्यक्ति विशेष द्वारा दिन दहाड़े उसे गोली मार दी जाती है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें दिखता है कि एक लड़का बीच रास्ते में एक लड़की को रोकता है और थोड़ी खींचतान के बाद उसे गोली मार देता है। उसके बाद अपने साथी को लेकर कार से फरार हो जाता है। पुलिस ने दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन लड़की के घरवाले अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं लव जिहाद का। लेकिन इस विषय पे इनके चैनल पे कहीं से कहीं तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। श्रद्धा, जिसमें समुदाय विशेष व्यक्ति द्वारा इसकी चाकू घोंप के हत्या कर दी जाती है। लेकिन आफ्ताब के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। 15 तारीख को घर शिफ्ट करता है और ज्यादा इंतजार नहीं करता। 18 मई की तारीख आती है और 18 मई की रात को ही वो श्रद्धा का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद 18 मई की रात करीब 8 से 10 के बीच उसने श्रद्धा को उसके सीने पर बैठकर उसका गला दोनों हाथों से दबाकर मारा था। कत्ल करने के बाद उस लाश को वो बाथरूम में ले जाता है, बाथरूम में रख देता है। फिर जोमेटो से खाना मंगाता है, खाना खाता है, आराम से सो जाता है जैसे कुछ हुआ नहीं है। अगले दिन वो सुबह नाश्ता करता है, उसके बाद बाजार जाता है। बाजार से एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है, एक आरी खरीदता है, कुछ पॉलिथीन खरीदता है, वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद दोपहर के बाद बाथरूम में बैठता है, लाश के टुकड़े करने का काम शुरू करता है। कई घंटे करता है, फिर थक जाता है। इस दौरान में वो शावर, नल सब ऑन रखता है ताकि जो वेस्ट है वो सब बहता जाए, नाली से निकल जाए। ये सब करने के बाद फिर रात हो जाती है। फिर रात को वो जोमेटो को ऑर्डर देता है, फिर खाना खाता है। जो टुकड़े उसने जो कर डाले थे उसको पॉलिथीन में डालता है और फ्रिज के जो ऊपरी हिस्सा है, लेकिन इससे रिलेटेड वीडियो इनके चैनल पे नहीं दिखेगी। लेकिन इनके चैनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मुस्लिमों को लेकर भारत में हेट फैलाया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है और ये आपका नफरत खोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। लेकिन ये बहुत माइंड से खेलते हैं। जब कभी इन पे पॉइंट किया जाता है कि भाई आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो ये कह देते हैं कि मैंने इस सेगमेंट में इसके बारे में बात की है। बनेगा ना। सेलेक्टिव आउटरीच इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। मैं उन सभी हिंदू और मुस्लिम औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। देखिए, अगर मुझे अडानी पे वीडियो बनानी है तो मैं अपने वीडियो में शुरुआत में अडानी के बारे में अच्छे कुछ बातें करूंगी। उसके बाद वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स बता दूंगी। तो आपके माइंड में ऐसे में क्या जाएगा कि अडानी एक अच्छा व्यक्ति है। सब कॉन्शियसली मैंने आपके माइंड में ये डाल दिया कि अडानी एक अच्छा व्यक्ति है। मैंने अपनी वीडियो के लेंथ में 70% में अडानी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया, 10% निगेटिव डाला, फिर 20% अच्छी बात बताई। तो सब कॉन्शियसली मैंने आपके माइंड में वो 90% की बातें डाल दी, ना कि वो 10% की बात। ऐसा सेम टू सेम ध्रुव राठी अपने वीडियो में करता है। और आज के डेट में जितने भी यूथ इनके वीडियो को देख रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन को देख रहा हूँ या इंटेलेक्चुअल वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन नहीं भाई, तुम गुलामी के शिकार हो चुके हो। और गुलामी बोले तो मानसिक गुलामी, जो कि तुम्हारे दिमाग में बैठा दी गई है। देखिए, ये बात तो सोचने में आपके आती होगी कि भाई ध्रुव राठी कुछ ना कुछ तो अच्छी वीडियो बनाता है, जो लोग इतना ज्यादा उसको देखते हैं, इतनी ज्यादा उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है कि ध्रुव राठी कभी भी अपने चैनल के एनालिटिक्स को अपनी वीडियो में शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वो भी जानता है, मैं भी समझती हूँ और आपको भी समझना होगा, क्योंकि इसकी वीडियो को जो देखने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ 40% है जो कि इंडिया से हैं। बाकी के 60% वो बाहरी देश से हैं जो कि इंडिया से नफरत करते हैं। अब मेरा ध्रुव राठी और उनके व्यूअर से एक सिंपल सा सवाल है जिसका मुझे सिंपल सा आंसर चाहिए, इसमें कोई गालू गलोच नहीं होना चाहिए। इंदौर का केस जिसमें शाहरुख शेख ने अपना नाम यश जैन बता के एक लड़की के साथ मल्टीपल टाइम रेप किया, कहां है वीडियो? उत्तराखंड केस जिसमें अफजल ने अपना नाम राहुल बताया और एक माइनर लड़की के साथ रेप किया, कहां है वीडियो? राजस्थान केस जिसमें राशिद ने अपना नाम हिंदू नाम से बताया, उसके बाद एक लड़की को प्रेग्नेंट किया, उसको फिर फोर्सफुली उसको एबॉर्शन करने को कहा। में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पहचान छुपाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप पीड़िता लड़की ने दौसा एसपी रंजिता शर्मा को दिया था। परिवार एसपी के समक्ष पेश किए गए परिवार के आधार पर महिला थाने में दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राशिद खान के खिलाफ दर्ज हुआ है यह पूरा मामला। आपको बता दें, पीड़िता ने परिवार में लिखा, आरोपी राशिद ने अपने आप को हिंदू बताकर शादी का झांसा दिया था। पीड़िता ने अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दुष्कर्म के बाद गर्भपात करवाने का भी पीड़िता ने आरोप लगाया। आरोपी राशिद के खिलाफ धारा 376, 313, 419,
506 और 386। कहाँ है वीडियो? मीरा रोड मुंबई केस जिसमें मोहसिन खान ने एक लड़की को मारा, पीटा, उसके साथ बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि उसको धन बदलने के लिए फोर्स किया गया। मैम मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। लड़के ने मुझे फंसा करके शादी का झूठा झांसा दे करके मेरे को शादी के लिए बोल करके और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना करके अपने उसमें कन्वर्ट करने के चक्कर में सब बोल करके उसने वो सब किया है। आरोपी के अभी अरेस्ट किया गया है नया नगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से और यहाँ लाया भी गया है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? उसको छूटना उसको मुझे न्याय चाहिए। उसको अगर वो बाहर आ गया तो आज कितनी लड़कियों के साथ और करेगा। जिस तरीके से उसने पुलिस स्टेशन में कबूल भी किया आज कि मैं इसको खाली फिजिकल रिलेशनशिप के लिए रखा था। कहाँ है वीडियो? ग्वालियर के जिसमें साबिर खान ने हिंदू लड़की को ब्लैकमेल किया। साबिर खान जो कि शादीशुदा व्यक्ति था, वो लड़की के साथ बलात्कार किया, हिंदू लड़की के साथ उसको बीफ खाने के लिए फोर्स किया और उसको प्रेशराइज किया कि इस्लाम में वो कन्वर्ट हो जाए। कहाँ है वीडियो? इंदौर का केस जिसमें अल्फेज खान अपनी हिंदू बेस्ट फ्रेंड को फोर्स करता है कि भाई तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। कहाँ है वीडियो? कर्नाटक का नेहा केस जिसमें नेहा को असॉल्ट किया जाता है उसके मुस्लिम दोस्त द्वारा कि वो रिलेशन में आए और जब वो रिलेशन में नहीं आती है तब उसको मार के हत्या कर दी जाती है। निरंजन हिमरेत की बेटी नेहा हिमरेत की उम्र 23 वर्ष थी। वो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA की पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार 18 अप्रैल को BBB कॉलेज में एग्जाम देने के लिए गई थी। आरोप है कि जब वो एग्जाम देकर बाहर निकली तभी उनके साथ पढ़ने वाले फयाज नाम के लड़के ने उनका रास्ता रोक लिया और चाकू से नेहा पर कई बार हमला किया। इस हमले में नेहा की मौत हो गई और ये पूरी वारदात कॉलेज कैंपस में लगे एक CCTV में कैद हो गई। घटना के बाद पिता निरंजन हिमरेत का भी बयान सामने आया और उन्होंने बताया था कि आरोपी फयाज उनकी बेटी का पीछा करता था। नेहा ने कई बार उसे मना भी किया, इसके बावजूद वो नहीं माना। उसने उनकी बेटी के सामने प्रपोजल रखा था, लेकिन जब उनकी बेटी ने उसको मना किया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या पर कहाँ है वीडियो? बिहार का समीर आलम केस जिसमें समीर आलम एक माइनर लड़की को ट्रैप करता है, उससे शादी करता है और अपनी आइडेंटिटी छुपा के उसको नेपाल बेचने जाता है जिसमें पुलिस उसको पकड़ लेती है। कहाँ है स्टोरी? उत्तर प्रदेश का केस जिसमें शहजादी अपने आप को नैना वर्मा बताती है, एक हिंदू लड़के को ट्रैप करती है, उसके बाद उसे फोर्स करती है इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। कहाँ है वीडियो? उत्तर प्रदेश का अब्दुल का केस जिसमें वो अपने आप को अजय बताता है और नेपाली माइनर लड़की को ट्रैप करता है, उसको अपने पास बुलाता है, उसके बाद वो उसके साथ रेप करता है अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके, फिर उसको फोर्स करता है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए और नॉनवेज खाए। तो नमस्ते योगी जी, राम राम, राधे राधे। उत्तर प्रदेश नेपाल की रहने वाली हूँ। 10-11 साल से मैं दिल्ली में रहती हूँ। जो मेरे हस्बैंड, जो मेरे पति थे, उनका नाम अजय मुझे बताया गया और अजय बता के ही हिंदू हूँ बोल के मेरे साथ शादी किया गया। और जब मेरी लड़की पैदा हुई तो मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल के द्वारा कि ये हिंदू परिवार से नहीं, एक मुसलमान परिवार से है और मुसलमान है जिनका नाम अब्दुल सलाम है, रहने वाले जिला मुजफ्फरनगर यूपी, गांव का नाम है जोला। कहाँ है इस पे वीडियो? ये जो अभी मैंने आपको सारे केस बताए हैं ना, वो सिर्फ मात्र 3 हफ्ते के हैं, सिर्फ 3 हफ्ते के। भारत में मात्र 3 हफ्ते के मैंने आपको इतने केस गिना दिए और वहीं पे ये ध्रुव राठी कहता है कि सिर्फ 3 लड़कियों का केस देख के केरला फाइल्स को बना दिया गया और फिर उसको ये प्रोपेगेंडा क्लेम करता है। क्या फर्क पड़ता है? कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। मात्र 3 हफ्ते के मैंने आपको इतने केस बना दिए, उसके बाद भी ये ध्रुव राठी इतनी ऑडासिटी रखता है कि लव जिहाद को कॉन्स्पिरेसी बताता है। जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज है, लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले। जो मीडिया में हमें दिखाया जाता है कि कोई बड़े लेवल पर मास कंस्पिरेसी चल रही है, कोई बड़ी साजिश चल रही है कि हजारों लाखों लोग मिलकर छुपके से यहां पर मास कन्वर्जन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं बताना चाह रहा हूं। अगर वैसा कुछ होता तो हमें यहां पर नंबर्स में दिख जाता। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है। ध्रुव राठी ने कभी भी अपने आप को हिंदू क्लेम नहीं करा, वो हमेशा रामायण जैसे चीजों का मजाक बनाते आया है। एक उम्र बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी, तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये
बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज का। तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता कुछ। लेकिन आज जब उसे हिंदुओं को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, उनका माइंड वॉश करना पड़ रहा है, तब वो जाके अपने आप को हिंदू क्लेम कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं हो सकता। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जिस तरीके से रिदमिक पोएट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं। इस आदमी ने हमेशा गौमूत्र का मजाक उड़ाया है और ये चीज आपको इसके कई वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। क्यों पी लो, इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो बहुत ही चमत्कारी एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आज ये भाई ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। सीरियसली भाई, तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी सी? आज से लगभग 5 साल पहले जब तुम फेसबुक पे इस्लाम के बारे में लिखा करते थे, तब तुम क्या थे? लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी कुछ व्यक्ति आएंगे जो कहेंगे भाई तुम अनपढ़ हो, वो पढ़ा लिखा है। देखो वो हर धर्म पे वीडियो बनाता है। भाई मुस्लिम पे वीडियो बनाना और इस्लाम पे वीडियो बनाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आई बात समझ में? ध्रुव राठी की सारी वीडियो मुस्लिम के ऊपर है, ना कि इस्लाम के ऊपर। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ये व्यक्ति आज अपने आप को हिंदू क्लेम कर रहा है कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू को समझाने आया हूं, हिंदू का माइंड सही करने आया हूं। लेकिन ये कितने बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा फैला रहा है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये व्यक्ति गायों के साथ बैठता है और फिर कहता है कि ये जो सरकार है, इंडियन सरकार है, वो बीफ के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। और बीफ जो कि सिर्फ गाय का मीट नहीं होता है, और गाय का मीट इंडिया में एक्सपोर्ट करना टोटली बैन है। लेकिन ये आदमी अपनी प्रोपेगेंडा के लिए यहाँ तक भी नहीं रुका। फटाफट 2-3 ग्राफिक्स लगा देता हूँ आगे पीछे, तो लोगों के लगेगा कि भाई मैं बहुत इंटेलेक्चुअल वीडियो बनाता हूँ। इसके वीडियो का एंडिंग देखते हो कि नहीं देखते हो? इसके वीडियो के एंड में साफ लिखा रहता है कि रिसर्च बाय समवन अदर्स। और तुम इस व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल समझते हो, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करके किसी और व्यक्ति का सर्च किया गया, किसी और व्यक्ति का लिखा गया चीज ये बोलता है। हाँ, अब यहाँ पे ये बोल देना भाई मोदी भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है, तो भाई वो प्राइम मिनिस्टर है और एक ये यूट्यूबर। अंतर है कि नहीं? मतलब मैं इस वीडियो को बनाऊं, लेकिन इस वीडियो को मैं किसी और से लिखवाऊं और उसके बाद मैं सिर्फ आपको सामने बोल दूं और आपको समझाने बैठ जाऊं, तो भाई मेरा क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्या समझदारी है मेरे को ये वीडियो समझाने में आपको? अगर आपके में इतना ही इंटेलेक्चुअल है तो भाई किसी से लाइव डिबेट कर लो, क्यों नहीं करी? हाँ, तुम्हें पॉडकास्ट भी देना है तो ऐसे व्यक्ति को देना है जो कि प्योर लेफ्टिस्ट है, आकाश बनर्जी, जो कि प्योर तुम्हारी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। एक तो इसकी वीडियो इतनी विचित्र होती है ना कि मुझे देख के हंसी आती है कि भाई ये अपने आप को कैसे कॉल आउट कर देता है। अब इसकी ये व्हाट्सएप वाली वीडियो देखो, ये आदमी खुद कहता है कि व्हाट्सएप कितनी बेकार चीज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी बेकार चीज है। इनकी खबर सुनो, व्हाट्सएप पे किसी इंसान की फोटो आए और कहे कि ये आदमी करप्ट है, ये आदमी मोलेस्टर है, रेपिस्ट है, चाइल्ड किडनैपर है, बस फॉरवर्ड नहीं करना है उससे, क्योंकि व्हाट्सएप कोई सोर्स नहीं है न्यूज का। और आज ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारे मिलके हम साथ में प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। इसलिए सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूं आपको वो मैसेज मिल जाए। स्टेप 2, हर रोज के मैं 1 या 2 मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। इसने अपने एक वीडियो में बात की है, एक इनफैक्ट 2 वीडियो में बात की है कि एक व्यक्ति को 4 तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है। बिना किसी देरी के आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। पहला, उसे प्राइड फील कराओ कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत पावरफुल आदमी हो। दूसरा, उसको उसके धर्म के लिए भड़काओ। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये देखो हम। तीसरा, उसे ये बताओ कि तुम सब लोग खतरे में। आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो, ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ। चौथा,
कि ये आदमी है जो तुम्हें बचा सकता है। हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार। उसी जगह ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी आपको यही फील करा रहा है, मतलब आपको प्राइड फील करा रहा है कि भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हो। दूसरा, ये आपको ये बताता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारे हर एक वोट की कीमत है। तीसरा, फिर ये आपको डराता है कि भाई तानाशाही आ जाएगी। और चौथे में ये आपको बताता है कि ये इंडिया अलायंस आपको बचा सकता है, जाओ इसे वोट दे आओ। मतलब जो चीज ये दूसरों को बोल रहा है वो खुद कर रहा है मेरे भाई। मतलब सीरियसली यार, तुम कितने आयरॉनिकल बंदे हो यार, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता। खैर, जिसको भी इसको सीरियस लेना है ले लो, 1 महीना भी और है वोट के लिए। 4 जून बाद सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत, और वापस से इसकी नॉर्मल शुरू हो जाएगी। देखिए, इनके वीडियो को ना सीरियस राइट विंग द्वारा लिया जाता है, बाकी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल वीडियो बना देते हैं। खैर, ये तो हो गई ध्रुव राठी की बात। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की। भारतीय लोकतंत्र में कई बार सच में ऐसी ऐसी चीज की गई जिसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है, और कईयों बार इसके बारे में बात की गई है, चाहे वो इंदिरा गांधी द्वारा हो या फिर राजीव गांधी। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और राजीव गांधी द्वारा किस तरीके से शाहबानो केस को बदला गया था ये हम सबको पता है। लेकिन हम अतीत में नहीं प्रेजेंट में जीते हैं, तो नो डाउट सरकार के द्वारा बहुत सारी गलतियां हो जाती है जिसे हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट ये बोल देना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो ये दिखाता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल। भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले 50 साल भी रह लेना तो उसको खत्म नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात ये की जाए कि कोई और पार्टी सत्ता में आ जाए तो उसके द्वारा भी कभी खत्म नहीं की जाएगी। भारतीय लोकतंत्र कोई हलवा नहीं है कि बांट लो, खा लो, डिवाइड कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें लोगों के दिमाग में ये बैठाना है कि भाई डिक्टेटरशिप आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो भाई मानो तो 4 जून के बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या ही तानाशाही चल रही है, कहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ है। और उन लोगों का भी क्लियर हो जाएगा जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा इम्पैक्टफुल किया है ये चुनाव को लेके। खैर, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी जिसको आपको फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले कि आप वोट जरूर दें। दूसरी बात, आप वोट देते टाइम ये ध्यान जरूर रखें कि आप प्रधानमंत्री को नहीं, सांसद को वोट दे रहे हैं, और सांसद वही चुने जो आपकी बात सुने, क्योंकि आप डायरेक्ट मोदी तक नहीं पहुंच पाओगे, आप सांसद से अपनी बात पहुंचा पाओगे। तीसरी और मेन बात, कहा जाता है कि धर्म एक फाउंडेशन होती है एक देश की, तो आप वोट देते टाइम ये जरूर ध्यान में रखें कि ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो हमारे धर्म से या हमारे फाउंडेशन से विचार करें। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।